Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic that is immunoglobulins. Immunoglobulins हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। देखा जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक प्रकार से एंटीबॉडी ही होते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनका क्या नेचर होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो कौन से तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, सारा कहाँ से मतलब इनका प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा हम आज की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन। फर्स्ट वन जो इन्फॉर्मेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट सेल्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट सेल्स। अब लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर भी जो स्पेशल टाइप की जो सेल्स होगी वो कौन सी होगी? आपकी सेल्स होगी वो होगी बी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट सेल्स, जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो क्या होंगी? इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोडक्शन के लिए क्या होंगी? रेस्पॉन्सिबल होंगी। जैसा कि कल हमने देखा था कि बी सेल्स हैं या बी इम्यूनोग्लोबुलिन बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। जो बी लिम्फोसाइट सेल्स थी वो किस प्रकार की इम्यूनिटी का पार्ट थी? ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट थी। ये क्या है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी उसी का पार्ट हो जाएंगे क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और बी सेल्स थी वो किसका पार्ट थी? ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स का पार्ट थी। ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स का जो क्या थी? पार्ट थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स का जो क्या थी? पर्टिकुलर पार्ट थी। जो इम्यून रेस्पॉन्स का पार्ट थी बी लिम्फोसाइट सेल्स, वही एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट के बिहाव में हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स है, ह्यूमरल रेस्पॉन्स में क्या हो रहा था? सॉरी, कल हमने देखा था कि ह्यूमरल रेस्पॉन्स के अंदर क्या हो रहा था कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीजन आया, उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। उसके लिए क्या बनेगा? स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। तो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? ह्यूमरल रेस्पॉन्स, इम्यूनिटी का जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, अडप्टिव इम्यूनिटी का जो टाइप है, ठीक है, ये किसका टाइप था? अडप्टिव इम्यूनिटी का। अडप्टिव इम्यूनिटी का, अडप्टिव इम्यूनिटी का ये क्या है? टाइप है। अब ये जो अडप्टिव इम्यूनिटी का जो टाइप था ह्यूमरल रेस्पॉन्स, उसी का पार्ट थी बी लिम्फोसाइट सेल्स। और बी लिम्फोसाइट सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जा रहा है जो कि ह्यूमरल रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि बी लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस की जाती है। और ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो क्या होती है? ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स का पार्ट होती है। ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स का क्या होती है? ये पर्टिकुलर पार्ट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो दो जो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनमें दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, दो इसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, कैरी आउट द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब टू इंपॉर्टेंट फंक्शन में फर्स्ट वन क्या है? रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग टू द फॉरेन बॉडी। ठीक है, फर्स्ट वन फंक्शन है रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग टू द फॉरेन बॉडी। ये फर्स्ट वन फंक्शन है, ये कहना चाहता है कि ये क्या करेगी? इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करेंगे? देखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करेंगी? कोई भी एंटीजन आएगा, कोई भी एंटीजन आया, जैसे ही कोई एंटीजन आया, अब वो एंटीजन आते ही क्या होगा? ये क्या करेंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होंगी? इम्यून एंटीजन आते ही क्या करेगा? इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एक्टिवेट होगी, या फिर जो होस्ट की बॉडी का क्या होगा? इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन
एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या हो गया, इम्यून सिस्टम का क्या हुआ, वहाँ पे एक्टिवेशन होगा। अब इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, एंटीजन आया है, ठीक है, कोई भी एंटीजन आया है तो एंटीजन के लिए अब क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा एंटीबॉडीज का, मतलब बी लिम्फोसाइट सेल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, बी सेल्स वहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट। अब बी सेल्स के एक्टिवेट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, जैसे ही आपकी बी सेल्स एक्टिवेट होंगी तो बी सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा वहाँ पे, जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट होगी, बी सेल एक्टिवेट होते क्या बनेगी, स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करेंगी, जो ये एंटीजन आया है, जो ये पर्टिकुलर एंटीजन आया है यहाँ पे, इस एंटीजन को क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज एंड बाइंडिंग, रिकॉग्नाइज प्लस बाइंडिंग, रिकॉग्नाइज प्लस बाइंडिंग, ये क्या करेंगी, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचानेंगे कि कौन सा एंटीजन है, ठीक है, क्योंकि ये जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स था, ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई स्पेसिफिक एंटीजन आया है तो उसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी स्पेसिफिक ही बनेंगी, ठीक है। तो इसमें यही कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि जो भी एंटीजन आया उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग उस एंटीजन के ऊपर जो इम्यूनिटी काम कर सकती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वहाँ पे काम करेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो वहाँ पे आकर के उस एंटीजन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये सारा है, फर्स्ट वन फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, क्या है फर्स्ट फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, कि रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, किस चीज़ का, फॉरेन बॉडी। इस फॉरेन बॉडी को अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो एंटीजन, ठीक है, अगर आप इस फॉरेन बॉडी को लिखना चाहो एंटीजन तो आप एंटीजन लिख लो, ठीक है। कोई भी एंटीजन आएगा, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स फर्स्ट वन क्या करेंगी, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, रिकॉग्नाइज करके उसको क्या कर लेंगी, बाइंड कर लेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टिमुलेट द एलिमिनेशन एंड अटैच फॉरेन बॉडी, जो भी जो भी यहाँ पर अटैच हुआ है, ये जो रिकॉग्निशन और ये करने के बाद ये इसको क्या कर लिए, यहाँ पे पहचान के इसको पकड़ लिया, ठीक है, पहले फंक्शन के अंदर। दूसरे फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी करना होगा, ठीक है, जो भी चेंजेज हमारी बॉडी के अंदर लाने होंगे, जो भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने होंगे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो क्या करेंगे, सारे के सारे रेस्पॉन्स और वो चेंजेस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो सके, वहाँ पे उस बैक्टीरिया वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी को डिजीज कोज होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये है जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। तो फर्स्ट वन, इसका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो फर्स्ट वन फंक्शन था वो था आपका रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ फॉरेन बॉडी, रिकॉग्निशन और बाइंडिंग। और दूसरा फंक्शन क्या था, स्टिमुलेट द एलिमिनेशन, उसके एलिमिनेशन को, कि जो एंटीजन आपने रिकॉग्नाइज किया है उसको आप बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसका एलिमिनेशन प्रोसेस है वो शुरू करना है। तो ये है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ये जो इमेज है यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कॉमन स्ट्रक्चर है ये, इसके बाद जैसे जैसे इनका क्लासिफिकेशन बनता है वैसे वैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एंटीबॉडी ये एंटी होते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर आपके पास कभी एग्जामिनर के अंदर एग्जाम में सिर्फ ये इमेज आ जाए तो ये इमेज किसकी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हो आप, तो जैसे ही आप टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करोगे तो टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 क्लासिफिकेशन या 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 टाइप में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला रखा गया है, ठीक है, वह फॉर्मूला यही रखा गया है कि इनको एक मैनोमिक के रूप में यहाँ पे मैंने अरेंज किया है, ताकि रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए आप लोगों को क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो देखिए, सब में इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब में इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो वो क्या हो रहा है, आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन से जब कॉमन आ रहा है तो इसमें आप GAMDE, ठीक है, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो GAMDE, गैमडी, ठीक है। आप इम्यूनोग्लोबुलिन गैमडी, इसका मतलब है कि आपको पांचों के नाम याद हो गए, गैमडी GAMDE, ठीक है, स्पेलिंग के रूप में आप इसको इजीली याद रख सकते हो,
ठीक है। दूसरा, इनको एक जिस सीक्वेंस में मैंने अरेंज किया, उस सीक्वेंस में अरेंज करने से एक फ़ायदा ये और हुआ है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं कि आपसे अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, कोई भी एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भैया ये बताओ कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ऊपर कौन सा है? जी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। उसके बाद ए, उसके बाद एम, फिर डी और फिर ई। ठीक है, तो ये एक आपकी सीक्वेंस अरेंज हो गई है जो हमने मैनोमिक के रूप में तैयार करके बता दिया। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर देखिए, ये वाला है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये वाला है डी, ये वाला है जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और ये है ई। ठीक है, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनकी बॉडीज़ के इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस हैं। अगर हम इन चेंजेस को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तो हमारी क्लास और हमारे कॉम्पिटिटिव के अंदर इसके बारे में इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर के बारे में इतना कोई नहीं आता है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो इस क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आइए वन बाई वन इन सब के क्लासिफिकेशन, जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन का जो क्लासिफिकेशन है उसको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे ऊपर था। सबसे पहले गैमडी के अंदर सबसे पहले जी आ रहा था। तो इसमें ये देखिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोबुलिन जी की बात करें तो सबसे ऊपर था, तो सबसे ज़्यादा, तो इट इज प्रेजेंट द मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट। सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है IgG। ठीक है, IgG सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है IgG। IgG मोस्ट अबंडेंट अमाउंट के अंदर। एग्जाम में बहुत बार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एम्स के द्वारा नोट सेट करवाया जाता है उसके अंदर, या बहुत सारी जो भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री के, इंडियन कंट्री के, जिनके अंदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स आती हैं उनके अंदर पूछा गया है कि मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट रिचेस्ट या मोस्ट अबंडेंट अमाउंट के अंदर, सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा एंटीबॉडी हमारी ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका IgG सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा है कि कितना पाया जा रहा है। ठीक है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 80% ये क्या कर देता है? कवर कर देता है। IgG प्रेजेंट होता है 80%। ठीक है, अबाउट 80% ऑफ टोटल सीरम एंटीबॉडीज। ठीक है, 80%। जितने भी अदर एंटीबॉडीज हैं, अदर एंटीबॉडीज में क्या बच गया? GAMDE, ये जो चारों है ये है 80% बना रहा है पूरे एंटीबॉडी का। ये क्या बना रहा है? 80% बना रहा है। 80% ये बना रहा है। बाकी बचा कितना? 20%। अब ये 20% में ये चारों क्या हो जाएंगे? डिवाइड होंगे कि 20 के अंदर कौन कौन सा किस रेट के अंदर या किस रेशो के अंदर ये परसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसका जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर वो होता है 10 mg/ml। 10 mg/ml नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर, वो होता है आपका 10 mg/ml। 10 mg/ml 10 mg/ml ये क्या होता है ब्लड के अंदर? ब्लड सीरम के अंदर ये क्या पाया जाता है? ब्लड सीरम के अंदर 10 mg/ml के रूप में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है कि IgG एक ऐसा सिंगल एंटीबॉडी है, सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्या कर सकता है? प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, और प्लासेंटा को क्रॉस करके वो क्या कर सकता है? मदर टू फीटस ट्रांसफर हो सकता है। तो ये भी यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, इसमें से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इस इम्यूनोग्लोबुलिन जी से बन रहा है, वो बन रहा है कि ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर टू फीटस पहुंच जाता है? तो वो कौन सा एंटीबॉडी है अपना? वो है अपना IgG। IgG एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्या कर रहा है? प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर टू फीटस की तरफ ये क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाते हैं। और फीटस को ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा? और ये फीटस को प्रोवाइड करवाएगा नेचुरल पैसिव, नेचुरल है लेकिन पैसिव है, मतलब बच्चे ने इसके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, नेचुरल है क्योंकि माँ की बॉडी के अंदर बना है तो नेचुरली बना है। ठीक है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी।
ये किसके लिए है? ये है चाइल्ड के लिए या फीटस के लिए, जो बेबी वूम्ब यूट्रस के अंदर है उसके लिए ये कैसा काम करेगा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का यहाँ पे क्या करेगा? काम करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, ये क्वेश्चन है, और ये वाला आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इस स्लाइड से आपके या इस स्क्रीन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है? आईजीजी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे ज़्यादा ब्लड का 80% जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 80% कवर करता है? कौन सा करता है? आईजीजी कवर करता है। थर्ड वन क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है, जो प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर टू फिटस ट्रांसफर हो जाता है? कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। आई जी जो जिस सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो क्या है? सेकेंड टाइप है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन का, ठीक है। इसमें क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए की फर्स्ट वन पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वहाँ से क्या हो रहा है? इसका प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोड्यूस या फॉर्म्ड बाय, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्म्ड बन रही है। यहाँ पे कहाँ पे बन रही है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। सेकेंड वन पॉइंट ये कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए को या आईजीए को बोला जाता है सीक्रेटरी एंटीबॉडी। आईजीए को क्या बोला जाता है? सीक्रेटरी एंटीबॉडी। अब इसको सीक्रेटरी एंटीबॉडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने अभी फर्स्ट वन पॉइंट के अंदर देखा था कि आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए उसका वो फॉर्म कहाँ बन रही थी? वो बन रही थी आपके म्यूकस के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है? म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, उसी के अंदर भी ये प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो म्यूकस के अंदर ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक हाईएस्ट कंसेंट्रेशन जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है या आईजीए है उसका जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन है वो कहाँ पाया जाता है? टीयर, सलाइवा और स्वेटिंग के अंदर। टीयर, सलाइवा और स्वेटिंग के अंदर क्या होता है? इसका हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इसका पाया जाता है। और इसीलिए इसको हायर कंसेंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा? टीयर है, सलाइवा और स्वेट है, पसीना है, उनके अंदर इसका हायर कंसेंट्रेशन पाया जा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सीक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसको सीक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है, या हमारी बॉडी का सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन या सीक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सा है, ठीक है। तो ये करके भी हमारे पास सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन है कि इसकी जो लेस कंसंट्रेशन है वो कहाँ होती है? ब्लड के अंदर, ठीक है। अब इसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ कर दी है? हायर कंसंट्रेशन कर दी आपने टीयर्स के अंदर कर दी, सलाइवा के अंदर कर दी और स्वेटिंग के अंदर कर दी। और सबसे कम कहाँ पाया जाएगा? ब्लड के अंदर, ठीक है, ठीक है। ब्लड के अंदर ये सबसे कम प्रेजेंट होगा। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है या आईजीए है, जो आईजीए है वो सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंड मोस्ट, फर्स्ट वन कौन सा था? आईजीजी, ठीक है। और सेकेंड वन कौन सा है? आईजीए, ठीक है। तो ये हाईलाइट करने वाली लाइन है आपकी कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी स्वेटिंग के अंदर कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टीयर्स के अंदर कौन सी होती हैं, सलाइवा के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, साथ के साथ सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है। ये करके भी हमारे पास क्या आ सकते हैं? सवाल आ सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 2 to 4 mg पर ml, 2 to 4, 2 से 4 mg पर ml, ठीक है। 2 से 4 mg क्या था इसका? पर ml। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या था? 10, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था? 10 mg, ठीक है। तो बना रहा है ना 80%, अकेला 80% बनाने की कोशिश करता है IgG, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लेवल कितना है? इसका लेवल है आपका जो नॉर्मल लेवल है वो नॉर्मल लेवल कितना है? 2 से 4 mg पर DL, और वो कितना था? 10 mg, ठीक है। 10 mg पर ml, नॉट DL, 10 mg पर ml वो IgG, और IgA कितना है? 2 से 4 mg पर ml प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है? ब्लड के अंदर नहीं पाया जाता है ना। अभी हमने बात की थी कि जो IgA है वो IgA हमारे ब्लड के अंदर बहुत
लेस अमाउंट, लेस कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लेस कंसंट्रेशन कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो लेस कंसंट्रेशन जब ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि इसको ये क्या पाया जाता है, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रेशंस के अंदर ये पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रेशंस, अबंडेंट एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रेशंस। एक्सटर्नल सिक्रेशंस कौन से हो गए, ये देखो, टीयर हो गया, सलाइवा हो गई और स्वेट हो गया। टीयर है, सलाइवा है, स्वेटिंग है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रेशन है जो कि इजीली बाहर आ रहे हैं, और इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा सवाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो इस स्लाइड से आपके क्लियर हो रहे हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है। ठीक है, सिक्रेशन के अंदर या फिर जैसे सलाइवा है, स्वेटिंग है, टीयर्स है, वो उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो पाया जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे आपके क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो क्या है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने जो सीक्वेंस सेट की है वो पूरा कंसंट्रेशन के हिसाब से किया है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट, इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम। ठीक है, ये हमारी बॉडी की जो सीरम है, हमारा ब्लड सीरम है, तो ब्लड सीरम के अंदर थर्ड मोस्ट अबंडेंट है। फर्स्ट वन IgG, सेकंड वन पे IgA है, और थर्ड वन पे IgM है। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है आपका 1.5 mg पर ml होता है। कितना होता है, 1.5 mg पर ml होता है। ठीक है, तो ये तो किसका लेवल है, IgM का है। ठीक है, 10 mg पर ml किसका था, IgG का, और 2 से 4 mg पर ml किसका था, ये था आपका IgA का। ठीक है, तो ये सारे आपके क्लियर हो गए यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाए लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। यहाँ पे सवाल आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल आ चुका है, पहला आ गया ये, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी का मतलब ये है कि इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है बजाय अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स या बजाय अदर एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लार्जेस्ट एंटीबॉडी। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि विच इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड विच वन इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड विच वन इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। की कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे ज्यादा, जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, वो क्या है, एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन आपके पास आता है, फर्स्ट टाइम कोई आने का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई भी एंटीजन है, ये कोई भी पर्टिकुलर आपका एंटीजन है। ठीक है, अब ये एंटीजन आएगा कहाँ पे आएगा, ये एंटीजन आएगा आपके होस्ट के पास। ठीक है, ये आएगा कहाँ पे, होस्ट के पास। ये हो गया हमारा होस्ट, इस होस्ट के पास आ गया, होस्ट के पास आएगा। जैसे ही होस्ट के पास आएगा, होस्ट के पास आकर के क्या करेगा, अटैक। ठीक है, इस होस्ट पे क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा, चारों तरफ से अटैक कर दिया है। ठीक है, होस्ट पे क्या कर देगा, ये अटैक कर रहा है। अब अटैक करने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम, अब क्या हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ प्लीज, सॉरी। इम्यून सिस्टम वो क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने का मतलब जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आएगा, किसी भी इनिशियल रेस्पॉन्स या फर्स्ट रेस्पॉन्स किसी भी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी डिजीज के लिए जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आया, उसमें सबसे पहले आपका कौन एक्टिवेट होगा, IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो सबसे पहले एक्टिवेट होगा। यहाँ पे सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है या सबसे पहले रेस्पॉन्स करता है, तो कौन सा करता है, IgM इज द फर्स्ट
इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज रेस्पॉन्ड टू द इनिशियल इन्फेक्शन या इनिशियल डिजीज प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ से आपके पास सवाल आ सकता है कि फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर इन इनिशियल इन्फेक्शन। जब भी कोई इनिशियल इन्फेक्शन हो रहा है उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, बाकी बाद में सारा कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले एम आकर के सबसे पहले अटैक करेगा उसके ऊपर। जो भी एंटीजन है उसके ऊपर सबसे पहले अटैक कौन करेगा, एम अटैक करेगा। दूसरा कि एम है वो सबसे बड़ा है। थर्ड वन मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा थर्ड वन, फर्स्ट वन IgG, उसके बाद A और उसके बाद एम। थर्ड वन कौन सा है, एम। ठीक है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी है, सबसे पहले एक्सपोजर। जब भी कोई इन्फेक्शन एक्सपोज होते हैं, जब भी कोई होस्ट है वो इन्फेक्शन के अंदर एक्सपोजर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर से सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होकर के उस एंटीजन के ऊपर एक्ट करेगा। वो कौन करेगा, वो करेगा आपका IgM एक्टिवेट करता है। ठीक है, IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। पहले मैंने बता दिया है कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है कई बार, जो बहुत सारी हमारी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर PhD वगैरह की एंट्रेंस के लिए, तो हमसे पूछा जाता है कि विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट स्ट्रक्चर इज पेंटामरिक स्ट्रक्चर, पेंटामर स्ट्रक्चर। तो पेंटामर स्ट्रक्चर का मतलब है ये कि जो बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट थे उसके अंदर, जो अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन थी वहाँ पर फाइव बॉन्ड्स के साथ वहाँ पे अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए, पेंटामर एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। एक अकेला ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसकी स्ट्रक्चर पेंटामर होती है। ठीक है, तो पेंटामर किसकी स्ट्रक्चर होती है, एम सबसे बड़ा है, तो इसकी स्ट्रक्चर है वो पेंटामर होती है। थर्ड वन मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है और सबसे पहले इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा अटैक करेगा उस इन्फेक्शन के ऊपर, सबसे पहले IgM या इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। लास्ट वन पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि IgM इज द IgM एक सिंगल एंटीबॉडी या सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फीटस के अंदर, माँ के पेट में जब बच्चा है उसी टाइम पे उसमें बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, IgM। ठीक है, इट इज द फर्स्ट immunoglobulin that is synthesized in the fetus about 20 week of age। ठीक है, 20 week of gestation या 20 week of age, 20 सप्ताह प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह के बात करेंगे तो जो IgM है वो फीटस की बॉडी के अंदर बनने लग जाता है 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ सकता है और ये वाला आ सकता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फीटस के अंदर बनने लग जाता है, जो सबसे पहले फीटस के अंदर बनता है। ठीक है, फीटस के अंदर सबसे पहले बनता है, कौन सा बनता है, IgM बनता है। ठीक है जी, और ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसकी स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होती है, कौन सा होता है आपका, IgM होता है। तो ये सारा IgM के बारे में है। प्लीज़ अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, उसके अंदर बताते हैं हम आपको कि इम्यूनोग्लोबुलिन है वो सबसे कम कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, फाउंड इन लो कंसंट्रेशन। सीरम के अंदर सबसे कम कंसंट्रेशन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन डी है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ब्लड और म्यूकोजल सिक्रेशन थोड़ा थोड़ा दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। पहले से ही ये बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद जब ये थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका ब्लड और जो म्यूकोजल सिक्रेशन है। ठीक है, जो म्यूकोजल सिक्रेशन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, वो है आपका IgA म्यूकोजल सिक्रेशन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, सलाइवा, टीयर, स्वेट। ठीक है, तो IgA प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो डी है वो सबसे कम ब्लड सीरम के अंदर सबसे कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। साथ के साथ क्या होता है, ये ब्लड और म्यूकोजल सिक्रेशन है उनके अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई है ये एक ओनली एंटीबॉडी है, इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी जो कि मैमल्स के अंदर, ठीक है, मैमल्स, ठीक है, और किसी कास्ट में मतलब किसी रेस में नहीं प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फाउंड इन मैमल्स। ठीक है, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं आपकी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये होती हैं प्लाज्मा सेल्स। इनके द्वारा ये क्या किया जाता है,
इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो बनाया जाता है। लास्ट वन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसको हाईलाइट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है आपका, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन आपका रेस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन। अगर कहीं पर भी एलर्जिक रिएक्शन होंगी तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा। जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर प्रेजेंट होगा।